नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपीएसआई, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि कोई भी परीक्षा होगी, इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक इस सीरीज पर 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, जाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये रहा पहला प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम वर्ष 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से, यानी कि करंट अफेयर वार्षिकी 2021 से। जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो फ्रेंड्स याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, यह पद न्यायमूर्ति HL दत्तू के बाद से रिक्त था। तो याद रखना कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में CBI के नए निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। याद रखना कि CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का जो कार्यकाल होगा यह मात्र 2 वर्ष के लिए होगा। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार के कार्यकाल को कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 1 वर्ष के लिए। उनका कार्यकाल अब 30 जून 2022 को समाप्त होगा। और इसी प्रकार से रा के निदेशक सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल भी अब 30 जून 2022 तक चलेगा। तो याद रखना कि IB और रॉ के निदेशक दोनों के जो निदेशक हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब ये जो कार्यकाल होगा, नया कार्यकाल, वो 30 जून 2022 तक चलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में NIA मतलब समझ रहे हैं आप, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार 1 जून 2021 को सौंपा गया है। सत्र 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और इसका आंसर हो जाएगा TV नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील्स लिमिटेड के CEO भी हैं और उन्होंने CII के अध्यक्ष का जो कार्यभार है वो संभाला कब है? 31 मई 2021 को। ये बताओ कि मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा यह किस देश के निवासी हैं? क्वेश्चन जो होगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, एंड्रिया मेजा जो कि कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं और ये मिस यूनिवर्स 2020 बनी है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स याद रखना कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? याद रखना कि यह मई और अक्टूबर के जो सेकंड सैटरडे आता है यानी कि दूसरा शनिवार, उसी दिन इसे मनाया जाता है। तो अभी एक मनाया गया था 8 मई को और जो अगला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये होगा 9 अक्टूबर 2021 को। तो याद रखना कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई के दूसरे रविवार को कौन सा दिन मनाया जाता है? बताओ। मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये होता है 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये होता है 15 मई को और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये होता है कब? ये होता है 17 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि मनाया जाता है 22 मई को। 2021 में इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई की थीम रही है। तो ये तो जरूर याद रखना आप, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया था 29 मई को। तो फ्रेंड्स एक होता है हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि मनाया गया 30 मई को। इसी के साथ याद रखना कि एक होता है नेशनल हिंदी दिवस और ये होता है कब? ये होता है 14 सितंबर को। और साथ साथ एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 10 जनवरी को। तो ये सभी बातें आप याद रखना।
हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर नामक किताब है, तो ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। अब ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल गेट्स की किताब है। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, एक किताब आई थी बराक ओबामा की जिसका नाम था रेनेगाडेज बर्न इन यूएसए, और इस किताब को लिखा था किसने? बराक ओबामा के साथ साथ ब्रूस स्प्रिंगसन नाम था इनका, ब्रूस स्प्रिंगसन। तो ये किताब भी इंपॉर्टेंट है। और द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किताब किसकी है? ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी थी। अब ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। साथ साथ याद रखना कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किताब युवराज सिंह ने लिखी है। और माई लाइफ नामक किताब किसने लिखी है? अगर एग्जाम में आया तो याद रखना कि ये किताब भी किसकी है? बिल क्लिंटन की ही किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ये यूक्रेन की KYIV में संपन्न पुरुष एकल का खिताब था, और इसे डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। और यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था स्पेन की कैरोलिना मारिन ने। ठीक है, तो याद रखना कि यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ये हुआ था यूक्रेन में। इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब जीता था डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने, महिला एकल का खिताब जीता स्पेन की कैरोलिना मारिन ने। ये बताओ कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा। पहले स्थान पर कजाकिस्तान रहा था, दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान, तीसरे स्थान पर मंगोलिया और चौथे स्थान पर भारत, पांचवें स्थान पर रहा है यहाँ पर ईरान। तो यह 31st एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, और इसका आयोजन 24 से 31 मई 2021 को कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते थे। इसमें 2 स्वर्ण थे, 4 रजत थे और 8 ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक रहा था, और भारत का स्थान चौथा रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। मैड्रिड ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ये जर्मनी के हैं। उप विजेता बने मट्टियो बेरेटिनी इटली, और महिला एकल विजेता बनी हैं आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, और रनर अप रही एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। ये बताओ कि कामी रीता शेरपा जिन्होंने 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, इनका संबंध किस देश से है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नेपाल। इनकी उम्र वर्तमान में 51 वर्ष है, और इन्होंने पहली बार 1994 में पहली बार इन्होंने जो ये आपका एवरेस्ट है इस पर चढ़ाई स्टार्ट करी थी। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? श्री पर्वतीय, तो ये कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के। याद रखना कि इक्ष्वाकु वंश ही वो वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ था। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एग्रोनोमई, तो फ्रेंड्स एग्रोनोमई जो थे वो राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे, और ये कब होते थे? मौर्य काल में। प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो यह थी पोतन। और किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो इनका नाम था VS वाकंकर। VS वाकंकर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने, याद रखना इसको। और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का जो सिद्धांत था ये दिया गया था इरफान हबीब के द्वारा। किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया? मुगलकालीन नहर थी, निर्माण किया गया फिरोज शाह की राज बवाह नहर को पुनर्जीवित करके, तो इस नहर का नाम रखा गया शहाब नहर। एक किताब आई किताबे नौरस, किताबे नौरस, और इसको लिखा था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, याद रखना। एक्स-ला चैपल, यह 1748 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था एक्स-ला चैपल। तो एक्स-ला चैपल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ?
तो याद रखना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त हो गया। 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी हैदर अली के द्वारा। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? याद रखना ये भाग 4 के अंतर्गत आपको मिलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 4 में। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार किस कानून से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के द्वारा। तो आपने देखा था कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसे मतलब जो लॉकडाउन था तो आपने देखा ये खुद ही अपने आप में एक असाधारण बात है और इतने लंबे समय तक भारत का बंद रहना एक बहुत ही मतलब इतिहास में तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। तो याद रखना कि संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके द्वारा संसद एक कानून बना सकती है और इस कानून के द्वारा नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अगर एग्जाम में आया कि किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवा संबंधी प्रावधान है तो ये भाग 14 के अंतर्गत आपको मिलेंगे। और भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कार्यकाल तो 1 वर्ष सभी का होता है जितनी भी वित्तीय समितियां हैं। 3 प्रकार की वित्तीय समितियां होती हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं सदस्य, लोकलेखा समिति में 22 होते हैं, लोकलेखा समिति में 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं और सरकारी उपक्रमों से संबंधित जो समिति बनती है उसमें भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की जो समिति होती है इसमें जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चयनित किए जाते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी की, जो जीआईसी की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। इसको कहते हैं म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। और मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो याद रखना कि प्रोटीन का जो पाचन होता है ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक जो पॉलिश किया हुआ चावल रहता है उसको खाते हैं तब आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपको बेरी नामक रोग हो सकता है। और कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है विटामिन के। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और ये है अग्नाशय। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में बना। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ओजोन क्षयकारी यानी कि जो ओजोन लेयर है उसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना 1986 में। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1774 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 51A में और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और अब बात करते हैं करंट अफेयर ऑफ द डे के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि इस सप्ताह से जुड़े हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के अंतर्गत जन योजना अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक वर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह जो होता है यह 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह। जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? फुमियो किशिदा। और इन्होंने स्थान लिया किसका? योशिहिदे सुगा का। विश्व हृदय दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में, कब? 29 सितंबर को 2021 में। इसकी थीम है यूज हर्ट टू कनेक्ट। यूज हर्ट टू कनेक्ट। ये बताओ कि विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका
26 सितंबर को। और ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीत लिया है? ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है सानिया मिर्जा इंडिया और झांग सुआई चीन ने मिलकर। ओस्ट्रावा कहाँ पर है? ये चेक गणराज्य में स्थित है। और अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न और आया था आपके लिए, प्रश्न था कि नार्वे शतरंज के यानी कि नार्वे ओपन शतरंज के विजेता कौन बने थे? ये बने थे डी गुकेश, और ये भारत के 59वें क्रम के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। और हाल ही में कलराज मिश्र की भी एक किताब आई है, तो ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखना होगा। कलराज मिश्र की जो किताब है फ्रेंड्स, उसका नाम याद करो, क्या नाम है? कलराज मिश्र ने लिखा है, और हाल ही में इसका विमोचन किया गया था, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और एक किताब और आई थी सुब्रमण्यम स्वामी की, क्या नाम था उसका? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। और 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना कि 2021 में कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वैज्ञानिकों की संख्या है वो कितनी है? बताओ कितनी है? 11 है। तो CSIR के 80वें स्थापना दिवस समारोह पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को? 11 लोगों को। तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो, जैविक विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत 2 लोग हैं, एक हैं डॉक्टर अमित सिंह, दूसरे हैं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत, तो ये हैं डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंदा राजू, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया। एक और आता है इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग के अंतर्गत, इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, एक ही नाम है इसमें, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। और अगर बात करें मैथ के अंतर्गत गणितीय विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अनीस घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ हैं। और चिकित्सीय विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत आएगा डॉक्टर जीमन पल्लियम मकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, 2 नाम हैं, ठीक है। और भौतिक विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर कनक साहा को, डॉक्टर कनक साहा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भगत सिंह की कौन सी जयंती 28 सितंबर को मनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 114वीं। अगर आज भगत सिंह जी जिंदा होते तो वो 114 साल के होते। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था बंगा, पंजाब में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा। और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं CK रंगनाथन। तो फ्रेंड्स, ये थे डेली 50 क्वेश्चंस ऑफ द डे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज लगातार आपको मिलती रहे, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।